नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं वक्त कहानी की चैनल पे। दोस्तों बात है सन 2022 की। केरल में एक गांव है मननतेरी। इस गांव में रहने वाली विष्णुप्रिया भी इसी मिट्टी से जुड़ी हुई थी और वह 25 साल की खूबसूरत और होनहार मेडिकल लैब टेक्नीशियन थी। विष्णुप्रिया का बचपन साधारण था, लेकिन उसने हमेशा बड़े सपने देखे थे। उसने विज्ञान में अपनी रुचि दिखाई और मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का निर्णय लिया। उनके माता पिता ने उसके हर फैसले का साथ दिया। विष्णुप्रिया ने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में वह अपनी नौकरी भी उसी शहर में की। हालांकि वो अक्सर अपने गांव और परिवार से मिलने आती रहती थी और जब उसकी दादी का निधन हो गया था तो परिवार ने दादी के अंतिम संस्कार और रस्म रिवाजों के लिए सभी को गाँव में बुला लिया था। विष्णुप्रिया ने भी छुट्टी ली और अपने घर लौट आई। तारीख थी 22 अक्टूबर के दिन। उसका परिवार किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था और वह घर पर अकेली थी। सुबह तक जब विष्णुप्रिया का परिवार घर लौटा तो उन्होंने उसका लहूलुहान शव उसके घर में पाया। पूरे घर में खून बिखरा हुआ था और उनकी चीखें सुन करके पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। तुरंत चीख पुकार मच गई। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले घर की तलाशी ली और वहां उन्हें संघर्ष के कई संकेत मिले। घर में कोई जबरन घुसा था, लेकिन वो किसी जानने वाला ही लग रहा था कोई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हर छोटी बड़ी चीजों की जांच करनी शुरू कर दी और कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने तुरंत खून के नमूने और उंगलियों के निशान लिए। विष्णुप्रिया के शरीर पर गहरे घाव थे, वो किसी तेज धारदार हथियार से किए गए लग रहे थे। जांच के दौरान पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की। एक पड़ोसी ने बताया कि उस रात उन्होंने एक व्यक्ति को विष्णुप्रिया के घर के पास घूमते हुए देखा था। उसने टोपी और टी शर्ट पहन रखी थी, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आया। यह जानकारी महत्वपूर्ण थी, लेकिन पुलिस के पास अब तक कोई ठोस सबूत नहीं था। मतलब एक थ्योरी थी, जैसे छोटे छोटे गांव में हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए नहीं थे, लेकिन मुख्य मार्ग पर, मुख्य सड़क पर एक दुकान के बाहर कैमरा लगा था। पुलिस ने फुटेज खंगाला तो पाया कि रात के करीब 8:40 पर एक टोपी पहने विष्णुप्रिया के घर की ओर जाते हुए दिखाई दिया। हालांकि कैमरे का एंगल साफ नहीं था, लेकिन उसकी कद काठी और कपड़े श्यामा जी के बताए गए होलिये के से मेल खाते थे। मोबाइल टावर लोकेशन से पता चला कि घटना की रात श्यामा जी का फोन विष्णुप्रिया के घर के पुलिस ने मिले सुरागों के आधार पर श्यामा जी के घर और उनके पिताजी के होटल पे धावा मारा। उन्होंने कहा कि मैं रात भर होटल में था। उसने ये भी कहा, लेकिन उनकी बातों और बर्ताव में मेल नहीं खा रहे थे। जैसे ही पुलिस ने सवाल का दायरा बढ़ाया और सख्ती दिखाई, श्यामा जी के चेहरे पर घबराहट साफ छलकने लगी। उनकी हरकतों ने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया। उसके झूठ बार बार पकड़े जा रहे थे और वो जांचकर्ताओं की निगाहों में तेजी से मुख्य संदिग्ध बताया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ सख्त होती गई, वो टूटता गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने श्यामा जी के घर से हथियारों को बरामद भी किया। हालांकि उन्होंने उसे की अच्छी तरह से साफ सफाई किया गया था, लेकिन फॉरेंसिक जांच में खून के निशान मिल गए। डीएनए टेस्ट से यह भी पुष्टि हो गई कि खून विष्णुप्रिया का ही था। पूछताछ में श्यामा जी ने एक कहानी बताई और वह कहानी इस प्रकार थी। 9 साल पहले विष्णुप्रिया की मुलाकात श्यामा जी नाम के एक युवक से हुई थी और श्यामा जी भी उसी इलाके का निवासी था, लेकिन वह अपने पिता के छोटे होटल में काम किया करता था। शुरू में उनकी मुलाकात साधारण थी, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। श्यामा जी ने विष्णुप्रिया को बहुत प्यार किया, लेकिन समय के साथ विष्णुप्रिया को महसूस हुआ कि श्यामा जी का स्वभाव कुछ अलग है। वो जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव हो गया था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया करता था और विष्णुप्रिया पर शक किया करता था। आखिर 3 महीने पहले विष्णुप्रिया ने रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया। उसने श्यामा जी से बात की और साफ साफ शब्दों में कहा कि वह अब आगे बढ़ना चाहती है। यह सुनकर श्यामा जी अंदर से टूट गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को और दुख को किसी के सामने जाहिर नहीं किया और बाहर से वह शांत और सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर उसका गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही थी। श्यामा जी ने विष्णुप्रिया को खोने का गम अपने दिल में दबा लिया, लेकिन वह इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उन्हें लगता था कि विष्णुप्रिया उन्हें छोड़ करके किसी और से प्यार करने लगी है। उनका शक और पॉजिटिवनेस धीरे धीरे नफरत में बदलता चला गया। उसने विष्णुप्रिया और उनकी दोस्तों की जासूसी करना शुरू कर दी। वो उसके फोन पर आने वाली हर कॉल और मैसेजेस पर नजर रखने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि जब उसने विष्णुप्रिया के एक पुरुष दोस्त के बारे में सुना तो उसे विश्वास हो गया कि यही व्यक्ति उनके ब्रेकअप की वजह है।
उनके गुस्से और बदले की भाव को शांत करने के लिए श्यामा जी ने एक भयानक साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने तय कर लिया कि वह विष्णु प्रिया और उसके उस दोस्त को खत्म कर देगा। उसने ऑनलाइन एक कटिंग मशीन बनाई, कटर मशीन। यूट्यूब से वीडियो देख देख करके उन्होंने एक चाकू खरीद कर तैयार किया जो बेहद धारदार था, और इसके साथ ही उसने एक हथौड़ा और एक रस्सी भी खरीदा। वो हर कदम सोच समझ कर उठा रहा था ताकि उसके इरादे में कोई कमी न रह जाए। विष्णु प्रिया और उसके दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उसने अपने गांव के घर में आई हुई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि श्यामा जी उसके घर के आसपास मंडरा रहा है। श्यामा जी ने दरवाजा खटखटाया और विष्णु प्रिया ने उसे देख करके अंदर आने दिया। उस वक्त वह अपने दोस्त के फोन पर बात कर रही थी। फोन से विष्णु प्रिया ने फोन पर अपने दोस्त को खतरे का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, श्यामा जी ने दरांती निकाली और उस पर हमला कर दिया। श्यामा जी ने सबसे पहले विष्णु प्रिया के गले पर वार किया। वह दर्द से चिल्लाई और खुद को बचाने की कोशिश की, जिससे उसके हाथों पर गहरे घाव हो गए, लेकिन श्यामा जी ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने बार बार उसके गले को और उसके शरीर पर वार किया। हत्या इतनी क्रूरता से किया कि विष्णु प्रिया के गले पर 75% का हिस्सा, 75% का हिस्सा उसके शरीर से अलग हो चुका था। उसके शरीर पर कुल 18 गहरे घाव मिले। हत्या के बाद श्यामा जी ने हथियारों को साफ किया और उन्हें छुपा दिया। फिर वह अपने पिता के होटल में काम करने के लिए लौट गया। उन्होंने ऐसा बिहेव किया कि जैसा कुछ हुआ ही न हो। हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर विष्णु प्रिया के दोस्त ने पुलिस को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने तुरंत उसके कॉल रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि श्यामा जी का नंबर उसके फोन में पाया गया था। श्यामा जी के घर और उसके पिता के होटल पर छापा मारा गया। होटल के कर्मचारियों ने बताया कि वह रात को थोड़ी देर के लिए गायब था। जब पुलिस ने उससे सवाल किया तो वह घबरा गया और अंततः अपना जुर्म कबूल कर लिया। श्यामा जी को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह घटना न केवल एक दुखद प्रेमी कहानी थी, बल्कि इसने समाज पर एक सख्त संदेश दिया कि प्यार में पोजिशनेस और जुनून कैसे एक खतरनाक मोड़ ले सकता है। आज की दूसरी कहानी दिल्ली की है। बात 2023 की है। दिल्ली के हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट के पास ही मनुक नहर है और नहर में कुछ संदिग्ध दिखने पर लोगों ने पास जाकर देखा तो पता चला कि वहां पर एक लाश बह रही है। लाश इतनी बुरी हालत में थी कि पहचानना लगभग नामुमकिन था। पूरी तरह से सड़ चुकी थी। जैसे ही लोगों ने नहर में लाश देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस जब मौके पर पहुंचा तो सबसे पहले उन्होंने नहर में डेड बॉडी को बाहर निकाला, लेकिन लाश की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान कर पाना तो दूर, उसे देखना भी मुश्किल हो रहा था। लाश कई दिन पुरानी लग रही थी और पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जिससे जांच के दौरान और भी उनकी चुनौती बढ़ती गई। लाश को रिकवर करने के बाद पुलिस ने पूरी सावधानी से उनकी तलाशी शुरू की। उन्होंने उसके कपड़े का हर एक पॉकेट को और जो भी चीजें लाश के साथ उनकी गहनता से जांच की। पुलिस के लिए यह कदम बेहद जरूरी था, क्योंकि यही सुराग उन्हें मामले की तह तक ले जाने में मदद कर सकता था। इस पूरे प्रोसेस में पुलिस को यह समझने की भी कोशिश करनी थी कि आखिरकार यह लाश यहाँ तक कैसे पहुंची और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। यह घटना न केवल एक केस थी, बल्कि उस अनजान व्यक्ति के साथ हुए किसी हादसे या अपराध की कहानी भी बयां कर रही थी। पुलिस को तलाशी के दौरान कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे लाश की पहचान हो सके। न कोई आई कार्ड, न कोई मोबाइल फोन, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कि उसका पूरा नाम पता मालूम पड़ता। एक तरह से तलाशी में 2 कागज के टुकड़े मिले, लेकिन यह कागज भी पानी में भीगने के कारण समय के साथ साथ पूरी तरीके से गल चुका था। उनकी स्याही लगभग मिट चुकी थी और जो लिखा हुआ था वह पहचान पाना मुश्किल था। पुलिस ने इस कागज के टुकड़े को बड़े एहतियात से संभालकर अलग रख दिया और इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस 2 मोर्चों पर काम कर रही थी। एक तरफ उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, जिससे मौत का कारण पता चल सके, और दूसरी तरफ वो इन कागज के टुकड़े को कोई सुराग निकालने की कोशिश कर रहा था। जब कागज के टुकड़े सूखे तो उनकी हालत और खराब हो चुकी थी। वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट गए थे। पुलिस ने बेहद धैर्य और सावधानी के साथ इन टुकड़ों को जोड़ने का प्रयास किया। हर टुकड़े को जोड़ते हुए पुलिस को उम्मीद थी कि शायद इसमें कुछ ऐसा निकले जो इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सके। पुलिस ने जब कागज के टुकड़े को जोड़ने की कोशिश की तो उन्हें शुरुआती सफलता मिली और इन टुकड़ों में 2 अहम सुराग मिले। पहला एक टुकड़ा सहारन आपू के एक टेलर मास्टर की थी, जिस दुकान से कपड़े सिलवाने की रसीद था, और दूसरा टुकड़ा मूंगफली के एक थोक विक्रेता का बिल था, जिससे यह साफ हुआ कि लाश जिस व्यक्ति की थी उसका ताल्लुकात
सहारनपुर से हो सकता है। साथ ही यह भी अंदाजा लगाया गया कि उसने हाल में ही कुछ टेलर मास्टर के कपड़े से उससे सिलवाए होंगे और मूंगफली खरीदी होगी। जो दोनों सुराग पुलिस के लिए बेहद इम्पोर्टेंट थे, बेहद महत्वपूर्ण थे। लेकिन इसके बावजूद मामला अब भी धुंधला ही था। सहारनपुर में जो एक बड़ा और धनी आबादी वाला शहर है और वहाँ सिर्फ इन दो सुरागों के किसी की पहचान कराना आसान नहीं था। यह वैसा ही था जैसे अंधेरे में तीर चलाना हो। लेकिन फिर भी पुलिस ने इसे ही अपना शुरुआती आधार मानते हुए आगे की जांच शुरू की, क्योंकि हर छोटी से छोटी बात किसी बड़े रहस्य की चाबी हो सकती है। पुलिस के सामने अब तक थोड़ी बहुत चुनौती थी मरने वालों की पहचान करना। सहारनपुर पुलिस से संपर्क करने के बाद भी किसी गुमशुदा व्यक्ति की जानकारी नहीं मिली और ऐसे में दिल्ली पुलिस के पास दो ही विकल्प थे। पहला, टेलर मास्टर की रसीद के जरिए उस व्यक्ति की पहचान की जाए। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि सहारनपुर में दर्जनों टेलरिंग के शॉप थे और टेलरिंग शॉप के मामले में पुलिस की जांच एक मुश्किल मोड़ पर आकर के रुक गई। खराब रसीद के चलते दुकानदार न तो ग्राहक का नाम पहचान पाए और न ही उसके बारे में कोई जानकारी दे सके। ऐसा लगा जैसे पुलिस की कोशिशें एक बंद दरवाजे तक पहुंच गई हो और अब पुलिस के पास केवल एक ही विकल्प था, मूंगफली के थोक विक्रेताओं पे सुराग जुटाने की कोशिश करना। सहारनपुर के खास इलाके में मूंगफली का एक बड़ा कारोबारी होता है और पुलिस ने उस इलाके का रुख किया और वहां के व्यापारियों से बातचीत करने की शुरू की। कागज का जो बिल था उसके पास वह दिखाकर यह जानने की कोशिश की गई कि हाल ही में किसी व्यक्ति ने उनके यहाँ से मूंगफली खरीदी थी या नहीं। हालांकि यह भी आसान नहीं था, क्योंकि समय बीत चुका था और ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक थी। फिर भी पुलिस ने उम्मीद नहीं छोड़ी। पुलिस की मेहनत आखिरकार रंग लाई। मूंगफली के कुछ विक्रेताओं ने उस रसीद को ध्यान से देखने के बाद यह पहचान लिया कि यह मूंगफली उन्होंने किस व्यक्ति को बेची थी। हालांकि उन्हें उस व्यक्ति का नाम याद नहीं था, लेकिन उन्होंने यह बताया कि वह व्यक्ति अक्सर उनके बाजार में आता था और थोक में खरीदारी करता था। व्यापारियों ने पुलिस को उसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति दिखने में कैसा था और उन्होंने हाल में ही कितनी मात्रा में मूंगफली खरीदी थी। इसके अलावा कुछ व्यापारियों ने यह भी बताया कि वह व्यक्ति जिस इलाके का रहने वाला है, हो सकता है कि वो जो एक पॉइंट दिया कि उसी इलाके का हो सकता है। पुलिस को जब उस आदमी की पहचान मिली और उसके घर पर पहुंचा तो एक बड़ी सफलता थी। अब तक वो आदमी पूरी तरीके से अनपहचान थी। उस लाश की एक पहचान मिली और जब उस पहचान के आधार पर पुलिस ने उसके घर वालों से संपर्क किया तो यह खबर मिलते ही घर वाले गहरे दुख में होते हैं। वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं और यह जानने के लिए दबाव बनाते हैं कि क्या वो व्यक्ति सचमुच मृत है। लेकिन जब पुलिस उस आदमी के घर पर पहुंची तो परिवार वालों का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। घर वालों ने न तो कोई गहरी चिंता दिखाई और न ही कोई दुख व्यक्त किया। बस वो यही कहते रहे कि वह आदमी कभी घर आता था, कभी नहीं आता था और कुछ दिनों से वह घर नहीं आया है। पर उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ है। यह स्थिति पुलिस के लिए और भी संदिग्ध हो गई। आमतौर पर परिवार वाले दुखी होते हैं और घबराए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ के परिवार वालों का व्यवहार बिल्कुल उसके उलट था। उसके बाद इस अजनबी और भावहीन रवैये ने पुलिस को और भी कंफ्यूज कर दिया। सवाल उठने लगा कि कहीं इसी में कुछ न कुछ तो छुपा नहीं रहा। फिर भी कुछ और नहीं तो नहीं। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि जिस आदमी की लाश मिली थी उसके परिवार के कुछ लोग पानीपत हरियाणा में भी रहते हैं। और जब पुलिस को यह जानकारी मिली तो उन्होंने सोचा कि क्यों न पानीपत जाकर उस आदमी के परिवार से पूछताछ की जाए। पानीपत पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि उस आदमी का परिवार वहां रहता था, लेकिन फिर भी पुलिस को घर वालों से कोई खास रिस्पॉन्ड नहीं मिला। लेकिन इतना पता चला कि मरने वाले का नाम रमेश यादव था और धीरे धीरे पता चला कि उस रमेश और उनके बड़े भाई सुरेश के बीच कुछ समय पहले प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा हो गया था और इस झगड़े के बाद उस आदमी ने अपने बड़े भाई और उनके परिवार को अपने घर से निकाल दिया था। जब पुलिस ने बड़े भाई के परिवार से सवाल किया तो उन्होंने कई बातें बताई जिसमें सच और झूठ का मिश्रण था। इसने पुलिस को और शक का गहरा दे दिया। पुलिस को अब यह मोटिव भी पता चल चुका था। ऐसे में पुलिस को उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत थी जिन पर हत्या का शक था और वो कोई और नहीं बल्कि मृतक के अपने परिवार के लोग थे। पुलिस ने एक एक करके छानबीन शुरू की, जानकारी जुटाई और धीरे धीरे उनके तमाम संदिग्धों को हिरासत में लिया और इस तरह से कुल मिलाकर के
4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन चारों में एक मृतक का बड़ा भाई था, उनके बेटे और एक नाते के रिश्तेदारी शामिल थे। शुरुआत में इन सभी ने मृतक की मौत या हत्या के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने अपने पुलिसिया अंदाज में उनसे पूछा तो पता चला कि हाँ, प्रॉपर्टी के एक छोटे से हिस्से की वजह से एक सगे भाई ने एक सगे भाई को मौत का घाट उतार दिया। दोस्तों, आज कहानी में बस इतना ही। कैसी लगी कहानी आपको, आप अपना कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर से कीजिएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम जल्दी मिलते हैं आपसे किसी दूसरे कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।